Hello, good morning students. Today we are to discuss about the subject psychiatric. In the subject psychiatric the topic name are टिक disorder. अपन देखते हैं टिक डिसऑर्डर. तो इसके बारे में अपन फर्स्ट वन देखते हैं. टिक डिसऑर्डर आर डिफाइंड इन द DSM बेस्ड ऑन टाइप मोटार और फोनिक एंड ड्यूरेशन ऑफ टिक्स सडन रैपिड नॉन रिदमिक stereotype involuntary movement. A large community based study suggests that over 19% of school age children have टिक disorders. टिक डिसऑर्डर की अपन जनरली बात करते हैं. टिक डिसऑर्डर मीन्स कि जो भी बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, वो क्या करते हैं, अब नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, जिस वजह से क्या है कि वो किसी भी अपन उनको कोई काम दे रहे हैं या कोई भी अपन वर्क बता रहे हैं उसके प्रति वो क्या होते हैं, एक्टिव नहीं रह के क्या करते हैं, डी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं और उस काम पर ध्यान नहीं देते. इसके अलावा जो उनकी बॉडी के लिए अनयूजेबल जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल चौक या डस्ट, स्टोन या सैंड से रिलेटेड मिट्टी, जितने भी जो जैसे धूलिए कण हैं, इसके अलावा चौक पाउडर है, इसके अलावा जो भी बच्चे स्लेट पे लिखने के लिए जो भरता वगैरह यूज़ करते हैं वो, अदरवाइज स्टोन है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको क्या करते हैं, वो खा जाते हैं, उनको क्या करते हैं, वो ईट करते हैं. यानी ऐसे मटेरियल जो उनकी बॉडी के अंदर जिनका कोई यूज नहीं है, अदरवाइज यूजफुल न होकर वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं. ऐसे सब्सटेंस वो क्या करते हैं, रेगुलरली यूज करते हैं. तो उनको अपन क्या बोल रहे हैं, टिक डिसऑर्डर. टिक डिसऑर्डर आर डिफाइंड इन द DSM बेस्ड ऑन टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ टिक सडन और रैपिड और नॉन रिदमिक इन स्टीरियोटाइप्ड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स. यानी स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर जो है वो प्रेजेंट करते हैं ऑन और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट करते हैं. इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट मीन्स ऐसे मूवमेंट जिनका उनकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसे मूवमेंट जो अनयूजेबल हैं, ऐसे मूवमेंट जो किसी काम के नहीं है, जिनका कोई यूज नहीं है, ऐसे मूवमेंट वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, टिक डिसऑर्डर. अब इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन. टिक डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. ये जो टिक डिसऑर्डर है, अब अपन देखते हैं इसको कितने पार्ट्स के अंदर, कितने टाइप्स के अंदर अपन ने क्लासिफाइड किया है. फर्स्ट वन, ट्रांजिएंट टिक डिसऑर्डर. ट्रांजिएंट टिक डिसऑर्डर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मोटार एंड और फोनिक टिक्स विद ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 4 वीक बट लेस देन 12 मंथ. इस प्रकार का जो टिक डिसऑर्डर है, ट्रांजिएंट जो टिक डिसऑर्डर है, वो कितने दिनों तक रहता है, एटलीस्ट 4 वीक्स. एटलीस्ट 4 वीक्स मीन्स 4 सप्ताह तक, बट लेस देन 12 मंथ. और किन एज ग्रुप के अंदर, बच्चों के अंदर रहता है लेस देन 12 मंथ और 12 महीनों से कम में ये प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट वन, क्रोनिक डिसऑर्डर. क्रोनिक टिक डिसऑर्डर इज आइदर सिंगल और मल्टीपल मोटार और फोनिक टिक्स बट नॉट बोथ विच आर प्रेजेंट फॉर मोर देन ए ईयर. क्रोनिक मीन्स नाम से पता चल रहा है, एक्यूट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन और क्रोनिक मीन्स कोई भी एक्टिविटी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो प्रेजेंट हो रही है उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, क्रोनिक. यानी लंबे समय तक, लंबी अवधि तक. इज आइदर सिंगल और मल्टीपल मोटार और फोनिक टिक्स बट नॉट बोथ विच आर प्रेजेंट फॉर मोर देन 1 ईयर. जो क्या होती है 1 ईयर, यानी 1 साल से भी ज़्यादा समय तक बच्चों के अंदर ये डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट रह सकता है, व्याप्त रह सकता है. तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्रोनिक टिक डिसऑर्डर. नेक्स्ट वन देखते हैं, ट्यूरिटीज डिसऑर्डर. ट्यूरिटीज डिसऑर्डर, नेक्स्ट वन क्या देख रहे हैं, ट्यूरिटीज डिसऑर्डर इज डायग्नोस्ड व्हेन बोथ मोटार एंड फोनिक टिक्स आर प्रेजेंट फॉर मोर देन ए ईयर. इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि जांच के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि ये जो डिसऑर्डर है वो 1 साल या 1 साल से अधिक, मोर देन ए ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा टाइम तक ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, टिक डिसऑर्डर NOS is diagnosed when tics are present but do not meet the criteria for any specific tick disorder. यानी इसके अंदर क्या होता है, जो टिक डिसऑर्डर NOS है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं होती, यानी एक ही चीज़ पे ये बेस्ट नहीं होता है. यानी जो बच्चा है वो अदर यानी चेंजेबल जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है.
नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो टिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन, इस टिक डिसऑर्डर का क्या ट्रीटमेंट है? फर्स्ट वन, क्लोनिडीन इज वन ऑफ द मेडिकेशन टिपिकली ट्राइड फर्स्ट व्हेन मेडिकेशन इज नियरली। फर्स्ट वन ड्रग कौन सी दे रहे हैं अपन? फर्स्ट वन जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, क्लोनिडीन ड्रग्स का नेम है। ये मेडिकेशन जो अपन बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस मेडिकेशन का नाम है, कौन सी मेडिकेशन है? क्लोनिडीन। नेक्स्ट वन देखते हैं, द टिपिकल एंड एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। और नेक्स्ट वन अपन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, है ना, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशंस, जिसके अंदर अपन देखते हैं इंक्लूडिंग रेस्पायरिडोन, इंक्लूडिंग फर्स्ट वन जो ड्रग्स का नाम है वो क्या है? फर्स्ट वन तो अपन ने दी क्लोनिडीन। क्लोनिडीन के बाद अपन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, जिसके अंदर फर्स्ट वन रेस्पेरिडोन, फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी होगी? रेस्पेरिडोन। नेक्स्ट वन हेलोपेरिडोल, नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? हेलोपेरिडोल। और प्रीमाजिड एंड फ्लूपेरेनाजीन, प्लूमाजिड एंड फ्लूफेनेर्जीन, ये जो ड्रग्स अपन क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। किसके ट्रीटमेंट के अंदर? टिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट वन ड्रग कौन सी थी? क्लोनिडीन। और उसके बाद अपन ने क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, जिसके अंदर फर्स्ट वन रेस्पायरिडोन, फर्स्ट वन ड्रग्स जो दी है वो कौन सी दी है? रेस्पायरिडोन। सेकंड वन हेलोपेरिडोल, सेकंड वन हेलोपेरिडोल, एंड थर्ड वन पीमाजिड, और फोर्थ वन फ्लूफेनेजीन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्लोनिडीन एंड गुआफुसिन आर आल्सो यूज टू ट्रीटमेंट। और एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव जो अपन एजेंट यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अपन कौन सी कर रहे हैं? क्लोनिडीन और गुआनफेसिन, क्लोनिडीन और गुआनफेसिन। नेक्स्ट वन देखते हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT इज ए यूजफुल ट्रीटमेंट व्हेन OCD इज प्रेजेंट। और अपन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मीन्स जो उसका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है वो अपन प्रोवाइड करेंगे उसको। जो भी बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, उनको क्या गाइड करेंगे अपन? कि जो भी हेल्थ एजुकेशन है, जो भी डिसऑर्डर के रिगार्डिंग जितनी भी जो एजुकेशन है वो अपन क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। कि अपने को जो पेशेंट है उसके साथ कैसा ट्रीट करना है, किस हिसाब से रहना है, उसका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, उसकी जो एजुकेशन है वो किस हिसाब से होनी चाहिए, और उसका जो डेली रूटीन जो सेटअप है वो किस अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सभी बातें अपन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर जो चाइल्ड है, इसके अलावा जो उसके पेरेंट्स है या जो भी रिलेशनशिप में जो मेंबर है, उनको अपन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, हैबिट रिवर्जिबल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टिक्स। और जो भी उसकी आदतें हैं, जो भी उसका नॉर्मल जो डेली रूटीन है, उसकी जो डेली हैबिट्स है, उनको क्या करेंगे अपन? असेस करेंगे। और अगर उनमें अपने को लगे कि भाई ये आदत इसकी चेंज करनी है, तो उसका अपन क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट वन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज एक्सरसाइज, योगा और मेडिकेशन में बी यूजफुल इन रिलीज द स्ट्रेस। रिलेशनशिप टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स मीन्स अपन क्या करेंगे? जो पर्सन है उसको क्या करेंगे? रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगे। सच एज एक्सरसाइज, योगा, मेडिकेशन में बी यूजफुल इन रिलीज द स्ट्रेस। कि जो भी अपन रिलैक्सेशन टेक्निक जिससे जो पेशेंट है वो रिलैक्स फील करे, जो कंफर्ट फील करे, तो अपन क्या है? उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगे। और उन टेक्निक्स के अंदर अपन क्या इंक्लूड करेंगे? जैसे डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज करना, योगा करना, और इसके अलावा जो भी अपन मेडिकेशन है वो उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। सो द टिक डिसऑर्डर आर कंप्लीट। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, डिसऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन। डिसऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन, जो यूरिन और स्टूल का जो पास आउट है, उनके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर प्रेजेंट हो रहे हैं, उनको अपन क्या बोल रहे हैं? डिसऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन। फर्स्ट वन अपन देखते हैं एन्यूरेसिस। फर्स्ट वन अपन देखते हैं एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस इज एन इनवॉल्यूंटरी पासेज ऑफ यूरिन
एन्यूरेसिस मीन्स इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन, कि जब भी अपन यूरिन पास आउट करते हैं तो अपना क्या होता है, यूरिन पास आउट करने के अंदर अपना कंट्रोल है वो अपन खो देते हैं। अपने पास क्या होता है, यूरिन पास आउट करने के लिए जो कंट्रोल है वो नहीं रह पाता है, या जब भी अपन नहीं चाहते कि भाई इस टाइम यूरिन पास आउट नहीं हो, उस टाइम क्या हो जाता है, बिना अपने कंट्रोल के यूरिन है वो पास आउट हो जाता है। या सीधी सी लैंग्वेज में अपन बात करें तो कि जो भी यूरिन पास आउट की जो प्रोसेस है वो अपने आप क्रिएट हो जाती है, अपने द्वारा उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण या कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, एन्यूरेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल abnormalities आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर इन ए चाइल्ड ऑफ नॉर्मल एबिलिटी। एन्यूरेसिस मीन्स जो इनवॉल्यूंटरी पासेज ऑफ यूरिन, की यूरिन का पास आउट इनवॉल्यूंटरी हो जाता है, उस पर अपना कंट्रोल नहीं रह पाता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल abnormalities, और अपने जो फिजिकल किसी भी प्रकार की अपने शरीर के अंदर फिजिकल abnormalities प्रेजेंट ही नहीं है, अपने को ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिखाई देती है कि अपन शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, या अपन अपने अंदर किसी भी प्रकार की abnormalities है, या अपने अंदर किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर है, या फिजिकल सेटअप है वो कंप्लीटली अपना क्या है, फिट है। बट उसके बावजूद भी क्या होता है कि यूरिन पास आउट करने में अपना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर इन ए चाइल्ड ऑफ नॉर्मल एबिलिटीज, और ये जो एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है वो कब परफॉर्म होती है, आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर इन ए चाइल्ड ऑफ नॉर्मल एबिलिटी, कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है कि सारी की सारी नॉर्मल एबिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जितनी भी जो उसकी एक्टिविटी है, जो भी उसके अंदर एबिलिटी है वो सब क्या है, नॉर्मल है। बट आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो भी यूरिन पास आउट करना है उसके अंदर उसका कंट्रोल नहीं रह पाता है, वो क्या करता है, इन द क्लॉथ यूरिन पास आउट कर देता है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, एन्यूरेसिस। फर्स्ट वन अब अपन देखते हैं कोजिटिव फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से कोज हैं जो एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है उसको एराइज करते हैं। फर्स्ट वन इंडिविजुअल फैक्टर्स, फर्स्ट वन क्या आ गया, इंडिविजुअल फैक्टर्स। उसके अंदर देख रहे हैं अपन जेनेटिक, कि कोई किसी भी प्रकार की क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के द्वारा ये चीज़ मदर फादर के थ्रू ट्रांसफ़र हुई है या नहीं है ना, मदर फादर के द्वारा भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जेनेटिक जो है वो भी एक कोज होता है। नेक्स्ट, लो इंटेलिजेंस, बच्चे के जो ब्रेन जो है वो फुली डेवलप्ड नहीं हो पाया, उसके अंदर इंटेलिजेंस कैपेसिटी है वो प्रॉपर नहीं डेवलप है, तो उस वजह से भी क्या है कि ये भी एक कोज है। नेक्स्ट वन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का अगर मानसिक विकार है, किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता है, तो वो भी एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है उसको कोज कर सकती है। नेक्स्ट वन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स किसी प्रकार का यूरेथ्रा के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरेटर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, उसके अगर ऐसी चीज़ प्रेजेंट है तो भी क्या कर सकता है, एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है वो एराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन, स्मॉल फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी, कि जो भी ब्लैडर है, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है जिसके अंदर जो यूरिन है वो स्टोर रहता है, जिसके अंदर यूरिन है वो स्टोर रहता है, भरा हुआ रहता है, तो अगर उसकी कैपेसिटी अगर कम है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है और उसकी जो ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हुई हुई है, तो भी क्या हो सकता है, एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है वो कोज कर सकता है। नेक्स्ट वन देख रहे हैं अपन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट के थ्रू जो एन्यूरेसिस है वो कोज करते हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, कि अगर जो भी पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहा हो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो, तो ये भी क्या है, एक कोज है एन्यूरेसिस का। नेक्स्ट वन, लार्ज फैमिली साइज, लार्ज फैमिली साइज मीन्स जो फैमिली साइज है वो बहुत बड़ी होना, जो फैमिली मेम्बर है वो काफ़ी होना। अगर मान लो किसी भी फैमिली मेम्बर में, किसी भी फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, तो क्या होगा, उनका इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो वीक होगा, और इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होगा तो क्या होगा कि जो भी बच्चा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लाई है वो नहीं मिल पाएगी, उसकी जो न्यूट्रिशनल जो नीड्स है वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाएगी, जिस वजह से क्या होगा
कि उसकी जो भी ब्रेन डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस वजह से भी एन्यूरेसिस है वो कोज हो सकता है। नेक्स्ट, सोशल डिसएडवांटेज, उसे किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक क्षति तो नहीं पहुंची है, वो ये भी क्या करता है, एक एन्यूरेसिस की कंडीशन को कोज करता है। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन, थर्ड वन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो उनको बारे में अपन देखते हैं। डिस्टर्ब्ड फैमिली, मैरिटल डिस्कॉर्ड, ब्रोकन फैमिली, सेपरेशन और डिवोर्स, यानी ऐसी कोई भी फैमिली जिसके अंदर क्या होता है कि जो शांति है वो नहीं रह पाती है, सामंजस्य है वो, आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल है वो नहीं बन पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मदर फादर है उनके अंदर डिवोर्स हुआ हो, अदरवाइज किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्यूट हुई हो, तो उससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो स्ट्रेस में रहता है, और स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से जो एन्यूरेसिस है वो कोज हो जाता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, डेथ और इलनेस ऑफ पेरेंट्स, अगर जो भी मदर और फादर है उनकी डेथ हो चुकी हो या वो किसी भी बीमारी से अगर ग्रसित हैं, तो भी क्या होता है, बच्चे के अंदर डिप्रेशन की कंडीशन अराइज हो जाती है, और डिप्रेशन की कंडीशन क्या है, एन्यूरेसिस को कोज करता है। नेक्स्ट वन, स्कूल फोबिया, कि जो भी चाइल्ड है, जो भी चिल्ड्रन है जिसको एन्यूरेसिस प्रोसीड हो रहा है, उसके अंदर क्या हो सकता है, सोशल जो स्कूल फोबिया है वो भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी स्कूल से किसी भी प्रकार का कोई भी भय, कोई भी डर, कोई भी फियर क्या कर सकता है, एन्यूरेसिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट वन, बर्थ ऑफ सिबलिंग, अटेंशन सीकिंग, और इसके अलावा क्या है कि बर्थ के ड्यूरेशन के अंदर अगर उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी हुई है तो वो क्या कर रहा है, एन्यूरेसिस को कोज कर रहा है। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं, एक्सेसिव एंजाइटी और डिप्रेशन। एक्सेसिव एंजाइटी मीन्स बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर अगर बच्चा डर रहा है या उसके अंदर किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो क्या हो सकता है, जो एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है वो कोज हो सकती है। नेक्स्ट, एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा। नेक्स्ट वन, पनिशमेंट और रिजेक्टेड फ्रॉम केयर गिवर्स, अगर उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो रिलेशनशिप वाले हैं, जो उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, वो केयर प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा एंगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या उसे पनिशमेंट, सज़ा देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो बच्चा है वो स्ट्रेस में चला जाता है, और स्ट्रेस की वजह से एन्यूरेसिस परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसके अंदर देखते हैं अपन, डिलेड और इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग, कि अगर जो भी मदर फादर है, जो भी पेरेंट्स है, या जो भी उसके केयर प्रोवाइडर हैं, वो क्या है, उन्होंने उसको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी है, कि उसको ये बच्चे को ये नहीं सिखाया गया है कि किस हिसाब से जाके आपको जो यूरिन का पास आउट है वो करना है, किस जगह पे यूरिन पास आउट करना है। अगर उसकी ट्रेनिंग है वो अगर सही से नहीं हुई है, तो भी क्या होता है, जो एन्यूरेसिस की कंडीशन है वो कोज कर देता है। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनिक फैक्टर्स। ऑर्गेनिक फैक्टर्स के अंदर मेटाबॉलिक कोज सच एज डायबिटीज मेलाइटस, यानी अगर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है, जो भी शुगर का जो लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, या जो बच्चा है वो डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर से सफ़र कर रहा है, तो उनके अंदर भी क्या है, ये एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, वॉर्म इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके द्वारा तो कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो गया है। नेक्स्ट, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन, कि जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरेथ्रा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया है, कोई इन्फेक्शन तो प्रोड्यूस नहीं हो गया है, उस वजह से भी क्या हो सकता है, जो एन्यूरेसिस है वो कोज हो सकता है। नेक्स्ट वन, स्लीप डिसऑर्डर, अगर बच्चा है उसके अंदर स्लीप से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल इंसोम्निया, डिसोम्निया, ऐसा कोई भी उसके अंदर अगर डिसऑर्डर है स्लीप से रिलेटेड, तो भी बच्चों में एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कि जो भी पर्सन है, जो भी चाइल्ड है, जो पेशेंट है, उसके अंदर किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, नर्व से रिलेटेड तो अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो भी क्या करते हैं, एन्यूरेसिस की कंडीशन को अराइज कर देते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं अपन, ट्रीटमेंट, कि इस एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे सही किया जाता है, तो उसके अंदर अपन देखते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सच एज इमिप्रामाइन और एमिथ्रोफिलिन 25 mg इज गिविंग ड्यूरिंग नाइट टाइम,
तो सबसे पहले अपन कौन सी मेडिकेशन, कौन सी ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसके अंदर कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करें? इमिप्रामाइन और एमिथ्रीफाइलिन, इमिप्रामाइन और एमिथ्रीफाइलिन, जिसकी डोज कितनी होती है? 25 mg। इमिप्रामाइन और एमिथ्रीफाइलिन, जिसकी डोज कितनी है? 25 mg। और जो कब देते हैं अपन? नाइट टाइम में, रात को अपन 25 mg इमिप्रामाइन और एमिथ्रीफाइलिन की जो डोज है 25 mg वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, टिंक्चर ऑफ बुलेमा 5 to 10 ड्रॉप्स कैन बी गिवन। और टिंक्चर ऑफ बुलेमा है उसकी 5 to 10 ड्रॉप्स, 5 से 10 बूंद है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, मिनिमाइज हैंडीकैप। नेक्स्ट वन, पेरेंटल काउंसलिंग, जो भी उसके पेरेंट्स हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं? काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ इस हिसाब से रहना है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी है वो नहीं होनी चाहिए। उन सभी जो भी स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट है, जो भी एंजियस जो एनवायरमेंट है, या जो भी डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंट है वो उससे जो बच्चा है, उससे जो चाइल्ड है, जो पेरेंट्स है, उससे दूर रखना है। और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जो एजुकेशंस है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, कि जो भी बिहेवियर है, जो भी पर्सन है, जो भी चाइल्ड है, उसका अपन बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करेंगे। और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो भी चाइल्ड है उसको अपन जितनी भी जो उसकी पर्सनल हैबिट्स है, जो भी उसका जो डेली रूटीन है वो क्या करेंगे? सेटअप करेंगे। उसको क्या करेंगे? क्या बताएंगे कि भाई आपको ये काम डेली रूटीन में करना है और ये काम डेली रूटीन में नहीं करना है। नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी क्या करेंगे अपन? जो भी जो पर्सन है उसको अकेले के अंदर जो भी उसकी जो साइकोथेरेपी है वो प्रोवाइड करेंगे। जो भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का फियर हो, किसी भी एंजाइटी हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, उनको अपन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। उससे क्या करेंगे? अपन समझाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्यूरेट हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। और जो भी उसकी जो एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है वो कितने दिनों से अराइज हुई है और उसे क्या क्या ट्रीटमेंट मिल गया है, इसका अपन क्या करेंगे? प्रॉपर जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेंगे। और नेक्स्ट वन, एन्यूरेसिस अलार्म। और अपन ये इस चीज़ को नोट करेंगे कि ये जो एन्यूरेसिस की कंडीशन है वो कितनी बजे कितने टाइम के अंदर परफॉर्म होती है, उसको क्या करेंगे? उसका अपन अलार्म सेट करेंगे। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, कि नर्स का क्या रोल होता है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अपनी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? फर्स्ट वन, असेस एनी फिजिकल बेसिस फॉर एन्यूरेसिस बाय प्रॉपर असेसमेंट सच एज हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन एटसेट्रा। नर्स होने के नाते अपना फर्स्ट वन रोल क्या रहता है? फर्स्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि जो भी चिल्ड्रन है, जो भी पेशेंट है, उसका क्या है? एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है उसको क्या करेंगे? अपन प्रॉपरली असेस करेंगे, कंप्लीट असेस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कंप्लीट हेड टू एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। और उसका जो जितनी भी जो एग्जामिनेशन है वो अपन पता लगाएंगे कि ये किस वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है। नेक्स्ट वन, गिव प्रॉपर एजुकेशन टू द पेरेंट्स अबाउट मैच्योरेशनल प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। और अपन क्या करेंगे? जो भी उनके पेरेंट्स हैं, जो भी उसके मदर फादर है, उनको क्या करेंगे? अपन प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ के रिगार्डिंग? कि जो भी बच्चा है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, आस्क द पेरेंट्स टू रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड आफ्टर 6 o'clock इन द इवनिंग। और उसके पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि आफ्टर 6 o'clock यानी शाम को, इवनिंग में 6 बजे के बाद जो बच्चा है उसको फ्लूइड नहीं देना है, जो भी लिक्विड जो डाइट होती है वो प्रोवाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट, आस्क द चाइल्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ड्राई नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार चार्ट फॉर पुटिंग स्टार्स ऑन द शीट। और बच्चे को क्या करेंगे? अपन ये सलाह देंगे कि आप क्या करो? मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ड्राई नाइट्स, यानी ऐसी नाइट्स है जिनके अंदर आपने एन्यूरेसिस की जो कंडीशन है वो परफॉर्म नहीं हुई है,
तो उनको क्या करना है, स्टार चार्ट के थ्रू अपने को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट वन, यूज बेल एंड पैड टेक्निक्स विच बेस्ड ऑन क्लिनिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल। और क्या करेंगे अपन, बेल और पैड टेक्निक्स, जो भी पैड होते हैं उनको यूज करेंगे। और ए बेल इज अटैच टू नैपकिन, और एक बेल क्या करेंगे अपन, अटैच करेंगे किससे, नैपकिन्स, जिससे क्या होगा, जो बच्चा है वो जैसे यूरिन पास आउट करेगा तो वो क्या होगा, अलार्म बज जाएगा, जिससे क्या होगा कि अपने को पता चल जाएगा कि ये किस टाइम जो एन्यूरेसिस की कंडीशन है वो परफॉर्म हो रही है। सो द एन्यूरेसिस टॉपिक आर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।